Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear readers. Welcome to my YouTube channel. I am your writer सहर अली कुरैशी. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की 44वीं किस्त के साथ. तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है. बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी 44वीं किस्त. नताशा जो अपने बाबा से मिलने जा रही थी, जीने उतरती हुई नीचे आई तो राहदारी से अंदर दाखिल होते हुए उसने आरिश को देखा. आरिश को देखकर नताशा की पेशानी पर नागवारी से बल नमूदार हुए. बिलाशुबा अब वो उसे एक आंख न भाता था. आ गई मिर्ज़ा गालिब. उसे देखकर नताशा ने गुस्से से ज़ेरे लब कहा. डार्क ब्राउन जीन्स शर्ट के ऊपर डार्क ब्राउन ही लेदर की जैकेट पहने, बालों को जेल से सेट किए, आंखों पर स्याह गोगल्स लगाए, हल्की हल्की बियर्ड के साथ एक उंगली में चाबी घुमाता वो अंदर दाखिल हुआ था. तफसीली अंदाज में उसका जायजा लेती वो बाकी के जीने तेजी से नीचे उतरी. इतने इजी अंदाज में तो ऐसे अंदर आ रहे हैं जैसे इन्हीं का घर हो. नताशा जल भुनकर ज़ेरे लब बड़बड़ाई. खैर, ये कौन सी नई बात थी? वो तो हमेशा ऐसे ही आता था, बचपन से. आरिश की वालदा और नताशा की वालदा बेहतरीन दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स थी. पेशे के लिहाज से दोनों प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर थी, इसलिए बचपन से ही उनका आना जाना एक दूसरे के घर में लगा रहता था. वो उससे बात करने का इरादा हरगिज़ नहीं रखती थी, इसलिए उसे नज़रअंदाज करती पास से गुजरने लगी जब आरिश की शरीर आवाज़ समाज से टकराई. आधी रात है, अब वहाँ कोई नहीं होगा. आधी रात है, अब वहाँ कोई नहीं होगा. आओ गालिब, उसकी दीवार चूमाते हैं. आरिश के शेर पर नताशा पलटी. उसने अजीब नज़रों से एक नज़र आरिश को देखा और फिर एक नज़र राहदारी से बाहर तेज चढ़े हल्के आसमानी रंग के दिन को. नताशा को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ. आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मिस्टर गालिब, ये आधी रात नहीं, सुबह 11 बजे का वक्त है. सीने पर दोनों हाथ बांधती हुई नताशा उससे मुखातिब हुई. और वैसे भी दीवारें बाहर हैं. उसने उंगली से इशारा किया बाहर की तरफ. या फिर आप अंदरूनी दीवारें चूमना चाहते हैं? अगला जुमला नताशा ने दांत पीस कर कहा. आरिश जो उसे बेशर्मों की तरह बहुत मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था, उसकी बात पर सर झटक कर हंसा, मगर बोला कुछ नहीं. नताशा को तैश दिलाने के लिए वो जानबूझकर बेवक्त शेर बोलता था. उसे कोई जवाब ना देते देख वो गुस्से से पलटी. हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार. या इलाही, ये माजरा क्या है? इससे पहले नताशा दोबारा बाहर निकलती, एक और शेर आरिश की तरफ से उसकी समात पर मार दिया गया था. अब की बार वो शदीद गुस्से से पलटी. होनहार नजरें लिए वो उसकी तरफ बढ़ी. उसके ऐसा करने पर आरिश मसनूई डरने की एक्टिंग करता 2 कदम पीछे हो गया. ख्वाबनाक आंखों में शरारत साफ झलक रही थी कि वो उसका जब्त आजमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा. नताशा ने जब्त से अपनी पेशानी मसली. वो उससे 5 साल बड़ा था, चाहकर भी उससे बदतमीजी नहीं कर सकती थी. हालांकि उससे शेर व शायरी से सख्त नफरत थी और ये इंसान उसे जिज करने के लिए हर बात जानबूझकर शेर में उसके सामने कहता था. बड्डा आशिक गालिब दा रहंदा नहीं, नताशा ने दिल ही दिल में कहा. मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का गालिब. मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का गालिब. उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले. एक और शेर भरपूर मुस्कुराहट के साथ उछाला गया था. ओफ! नताशा अब की बार झुंझला उठी और उसके साथ ही आरिश का भरपूर कहका लाउंज में गूंजा. आपको आखिर मसला क्या है? कभी मिल तो तुझको बताए हम, तुझे इस तरह से सताए हम. यू? नताशा तकरीबन चीख उठी. शर्म नहीं आती आपको? नताशा ने दबी दबी चीखती आवाज़ में पूछा. अपनी और मेरी उम्र का लिहाज ही कर ले. आरिश जो मसलसल मुस्कुरा रहा था, उसकी बात पर अब की बार उसने आंखें घुमाई. मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आप इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं. आखिर आपके साथ मसला क्या है? उसने बेबसी से पूछा. तुम हो मेरा मसला, नताशा एहतशाम मलिक. आरिश ने जीन्स की जेबों में हाथ डालकर संजीदगी से जवाब दिया. उसकी बेबसी देखकर मजीद तंग करने का इरादा वो तर्क कर चुका था. उस पर नताशा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा. शादी के लिए हाँ कर दो. एक और संजीदगी से भरपूर जुमला उसने अदा किया. वो जो उसके पहले इल्ज़ाम पर संभली ना थी, उसकी अगली बात पर तो आग बगोला ही हो गई थी और बेबसी जो उसके चेहरे पर रकम थी, धुआं बन के हवा में मुअल्लक हुई. मैं
लाख बार इनकार कर चुकी हूँ, मगर शायद आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाई है। वो कदरे बदतमीज़ी से गोया हुई वजह उसे भड़काना था कि वो अपने फैसले से पीछे हट जाए, मगर सामने भी आरिश खान था। वो अपनी बचपन की इस मोहब्बत में अंधा और बहरा हो चुका था और कुछ भी समझने से कासिर था। खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई तासुर दिए। और आप चाहे जो मर्जी कर लें, आपकी ख्वाहिश इस जन्म में तो पूरी होने से रही। उसकी आंखों में आंखें गाड़ते नताशा ने नहायत संजीदगी से कहा, तो इसका मतलब अगले जन्म में हो जाएगी? हैं? नताशा ने एक बार फिर नासमझी से उसे देखा। तुमने कहा इस जन्म में नहीं हो सकती, मतलब अगले जन्म में हो जाएगी। हमारे यहाँ एक ही जन्म होता है, नताशा ने तासुब भरी आंखों से जवाब दिया, जैसे उसकी अकल पर मातम कर रही हो और वो जिच होने की आखिरी इंतहा पर थी। मेरी बात ध्यान से सुने। गहरी सांस लेती वो उंगली उठाते एक कदम उसके करीब आई। अंदाज वार्निंग देने वाला था। तुम्हारी बातें सुनने ही आता हूँ, सामने से ठंडे ठाड़ लहजे में जवाब आया। नताशा ने एक और गहरी सांस छोड़ी। मैं वली को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें और बार बार मेरी मॉम को मेरे सामने लाना बंद करें, समझ गए आप? वरना मेरा जब्त टूट जाएगा और मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन हैं। नताशा ने जबड़े भेजकर मसलसल उसके चेहरे के आगे उंगली हिलाते हुए एक एक लफ्ज़ कहा। हो गया? आरिश जो उसकी बातों से बेजार सा दिखाई दे रहा था, नागवारी से इर्द गिर्द देखते हुए बोला। नताशा की कान सी आंखें गहरी हुईं। अब तुम मेरी बात अपने ये छोटे छोटे कान खोलकर सुनो। आरिश ने आंखों से गोगल हटाए, उसकी उठी उंगली अपनी शहादत की उंगली की मदद से नीचे की और उसके कानों की तरफ इशारा करते हुए बोला। उसकी बात पर वो एकदम सुर्ख पड़ गई, जिससे आरिश महजूज हुआ। पहली बात, हमारी शादी ज़रूर होगी, 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद, इंशाल्लाह। उसी की तरह उंगली हिलाते हुए आरिश ने मजबूत लहजे में कहा। उसकी सुनहरी आंखों में एक यकीन सा था। उसके इतने पुख्ता यकीन से कहने पर एक पल के लिए नताशा गड़बड़ा गई, जैसे उसकी बात के पूरे हो जाने का गुमान सा हुआ हो, मगर अगले ही लम्हे वो अपनी कैफियत पर काबू पाती ब्लैंक चेहरा लिए उसे देखती रही और सुनती रही। दूसरी बात, उसने दोबारा उंगली हिलाई, बिल्कुल उसी के से अंदाज में, जैसे वो साथ ही साथ उसकी नकल उतार रहा हो। वलीद तुम्हारे लायक नहीं, तुम उसके हिस्से में कभी नहीं आओगी, ये तय है। तुम सिर्फ एक शराब के पीछे भाग रही हो। ये जुमला पहले से भी ज़्यादा अटल लहजे में कहा गया था, जैसे वो उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा हो। ऐसा नताशा को लगा। वो उतना ही समझ सकी जितना वो समझ सकती थी और उसकी बात की गहराई को समझने से कासी रही कि वो किस एंगल से ये बात कर रहा है। तुम उसके हिस्से में कभी नहीं आओगी। आरिश के इस जुमले पर वो तड़प ही तो उठी थी और फिर अगले ही लम्हे किसी आतिश फिशा की तरह फटती हुई बोली, मैं भी आपके हिस्से में कभी नहीं आऊँगी मिस्टर आरिश खान। आप भी सिर्फ एक सुराग के पीछे भाग रहे हैं और कुछ नहीं। पल में हिसाब बराबर करते गोया हुई और अब तकलीफ आरिश की आंखों में थी, जिससे वो ज़ेरे लब मुस्कुराई, जैसे बदला पूरा हो गया हो। और फिर बिना उसकी मजीद एक भी सुने वहाँ से जाने लगी, मगर इससे पहले ही उसकी कलाई आरिश की आहनी गिरफ्त में आ गई थी, जिसके सबब उसके कदम वही मुंजमद होकर रह गए। आरिश से उसके इस अमल की तवक्को नताशा को हरगिज़ नहीं थी। वो हैरानगी से पलटी। तुम खुद को और आंटी को मसलसल तकलीफ दे रही हो, आरिश ने कुर्ब से कहा। उसमें उसने अपना जिक्र नहीं किया था, हालांकि सबसे ज़्यादा तकलीफ तो वो उसे ही दे रही थी, जिससे वो जानकर भी अनजान बनी रही। जब आप किसी की मोहब्बत को ठुकराते हो तो आप कैसे ये दुआ कर सकते हो कि सामने वाला आपकी मोहब्बत को कबूल कर ले? आरिश ने मसलसल उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे उसे आईना दिखा रहा हो। नताशा ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो सच ही तो कह रहा था। उसे आज भी याद था जब बचपन में अपने घर में लगे बागीचे से आरिश तोड़ तोड़ कर फूल अपने हाथ जख्मी कर लिया करता था और एक गुलदस्ता बनाकर नताशा के लिए लाया करता था, और वो उस गुलदस्ते को वली को दे दिया करती थी, जिसे वो चंद पल खेल कर कहीं भी फेंक दिया करता था। आरिश की आंखों में वही मोहब्बत और दर्द था जो उसकी खुद की आंखों में था। नताशा ने झटके से उसे अपनी कलाई छुड़वाई। आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत कीजिएगा, आपके लिए अच्छा ना होगा। उसकी बातों को नज़रअंदाज करके अपनी कलाई सहलाते उसने जहर खुन लहजे में कहा और फिर लंबे लंबे डग पड़ती तेज़ी से राहदारी से निकली और बाहर चली गई। पीछे आरिश बस खामोशी से उसे जाता हुआ देखता रहा। सुकून और इश्क, वो भी दोनों एक साथ। रहने दो गालिब, कोई अकल की बात करो।
वो जैसे ही नज़रों से ओझल हुई, नीम नम आंखों से सर झटकता ज़ेरेलब आरिश बोला। फिर चंद लम्हों बाद उसे पुष्ट से अपने नाम की पुकार सुनाई दी। आरिश, बच्चे, तुम कब आए? आंखों में आई नमी गहरी सांस लेकर अंदर धकेलते वो पलटा। अम्मू जान। और फिर मुस्कुराकर कहता मिसेस मलिक के लिए दोनों बाहें वाह करता जाकर उनके गले लग गया। मिसेस मलिक खुश दिली से आरिश को मिली और फिर उसे लेकर ड्राइंग रूम में चली गई। कैसे हो? सोफे पर बैठकर उन्होंने आरिश को जांचती हुई नज़रों से देखा और पूछा, जिसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। आरिश ने गहरा सांस लिया और आंखें मूंदते सर पीछे सोफे की पुष्ट से लगा लिया। आपने वादा किया था आप मेरी नताशा से शादी कराएंगी अम्मू जान। आरिश ने आंखें बंद करते उनसे शिकवा सा किया। मिसेस मलिक ने कुरूप से उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा जिस पर उदासी के गहरे बादल छाए हुए थे। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और उसके बाल सहलाने लगी। उनकी शफकत भरी उंगलियों का लम्स अपने बालों में महसूस करके आरिश के चेहरे से बेचैनी जाती रही और सुकून उस पर बसेरा करता रहा। अल्लाह पे यकीन रखते हो? कुछ देर बाद उन्होंने नरमी से पूछा। उसके सवाल पर आरिश ने आंखें खोली और गर्दन मोड़कर उनके चेहरे की तरफ देखा और फिर मजबूत लहजे में बोला, मुझे अल्लाह के सिवा किसी पर यकीन नहीं अम्मू जान। तो बस फिर किस बात पर रंज और शिकवा कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराकर एक और सवाल पूछा। अब की बार आरिश खामोश रहा और सर झुका गया, जैसे आगे की तमाम बात समझ गया हो। रात समय दूसरे पहर। भाई मैंने कुछ नहीं किया। मेरे और उमर के दरमियान कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं है। मुझे ऐसे उमर के साथ ना भेजे। मैं ऐसे नहीं जाना चाहती। ये झूठ बोल रही है, बल्कि ये आपको धोखा दे रही है। ये वहाँ किसी आदमी से मिलने गई थी। मैं बस उसका पीछा कर रही थी भाई। वो नींद में हड़बड़ा रहा था। पेशानी पसीने से शराबोर थी और फरीहा के जुमले मुसलसल जहन में गर्दिश कर रहे थे। फिर वो तमाचा जो उसने फरीहा के चेहरे पर मारा था, जिसके सबब वो ज़मीन बोस हो गई थी, और उसके साथ ही फरद की आंख खुली। खौफज़दा पसीने में भीगा चेहरा और सुर्ख आंखें लिए वो छत को देखने लगा। शायद 2 दिनों से मसलसल फरीहा को सोचने के सबब उसे ऐसा ख्वाब आया था। ख्वाब का असर पसे मंज़र ना समझते ख्वाब को कुछ और ही रंग दे चुका था। वो नीम गनूदगी में फरद ने करवट बदलकर पहलू में अपना हाथ रखा, मगर जगह को खाली पाकर वो हैरान हुआ। नींव आंखों को मुकम्मल खोलकर देखा तो बेड खाली था। फिर इर्द गिर्द कमरे में नज़र दौड़ाई तो वो कहीं मौजूद न थी। फरद फौरन झटके से उठ बैठा। अनफाल, फरद ने उसे एक पुकार लगाई, मगर जवाब न दाद। अनफाल, उसने दोबारा पुकारा, मगर फिर कोई जवाब न आया, क्योंकि वो कमरे में मौजूद ही ना थी। फिर वो बेड से नीचे उतरा और स्लीपर्स पहनता उसे तलाश करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। तुम बस मुझे 2 महीने दे दो, बस 2 महीने। उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी और हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगी। वो दूसरे कमरे की बैल्कनी में खड़ी फ़ोन पर किसी से महू गुफ्तगू थी और गाहे बगाहे इर्द गिर्द अपने पीछे भी देख लेती थी कि कोई उसे सुन ना ले। तुम खुद समझो ना हनी, अभी शादी को 2 महीने हुए हैं। ऐसे में उससे तलाक का मुतालबा आखिर कैसे करूं, जबकि वो मुझसे लड़ता भी नहीं है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ लड़ने की, मगर वो मौका ही नहीं देता मुझे। तंग आ गई हूँ मैं, उसने उकताकर कहा। क्या कहा? तुमने उसे कहाँ देख लिया? दूसरी तरफ मौजूद शख्स शायद फरीहा की बात कर रहा था। छोड़ो, तुमने उसका क्या करना है, मैं हूँ ना। उंगली पर बालों की लिट को लपेटते उसने एक अदा से कहा। वैसे भी उसका निकाह उसके बचपन के मंगेतर से करके उसे घर से निकाल दिया है फरहत ने, और अच्छा ही हुआ। मेरे रास्ते के कांटे अपने आप निकलते चले जा रहे हैं। मुझे घर से निकलवाने चली थी बेवकूफ़, खुद बेघर हो गई। अनफाल ने तमस्कराना अंदाज में हंसते हुए उसे बताया। हाँ, खूबसूरत तो है वो, भला की। फरीहा का सरापा आंखों के सामने लाते अब उसने हसद बड़ी नज़रों से कहा। और ये तुम क्या बार बार उसकी तारीफ़ कर रहे हो? अब की बार वो भड़क उठी। फिर अनफाल को अचानक उमर का किया सलूक याद आ गया। उमर को याद करते ही उसका हलक तक कड़वा हो गया था। दूसरी तरफ से शायद माफ़ी मांग ली गई थी, इसलिए उसने खुद को नॉर्मल किया और हल्का फुल्का मुस्कुराते हुए उससे उस शख्स से बेबाक सी गुफ्तगू करने लगी।
फरहत कमरे से बाहर निकलता अनफाल को आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ देने लगा था। ये डबल स्टोरी घर था, जिसके नीचे वाले पोर्शन में 3 कमरे थे और ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे थे। फरहत और अनफाल ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, जबकि उसकी वालिदा और फरीहा नीचे वाले पोर्शन में। फरहत, जो कि उसे नीचे देखने जाने वाला था कि शायद वो किचन में पानी लेने की गरज से गई हो, मगर साथ वाले कमरे से आती हल्की हल्की आवाज़ पर हैरान हुआ। लिहाजा उसने नीचे जाने की बजाय कदम उस कमरे की तरफ ही बढ़ा दिए, जहाँ से हल्की हल्की सरगोशियों नुमा आवाज़ आ रही थी। दूसरी तरफ अनफाल, जो कि बात करने में इतनी महू और मगन थी कि उसे कमरे से बाहर कदमों की चाप सुनाई ही न दी, और फिर अचानक खुलते कमरे के दरवाजे की आवाज़ पर फ़ौरन हड़बड़ा गई और उसका दिल मुंह को आ गया। कमरे के करीब जाकर फरहत ने झटके से नाप घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है माहम, मैं तुमसे कल बात करूंगी, बल्कि कल घर मिलने आ जाऊंगी। अभी मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। शब बखैर, अनफाल ने तेज़ी से कांपती आवाज़ के साथ कहते फरहत के अपने करीब आने से पहले ही कॉल काट दी और मसनूई जमाई ली। फिर जब वो पलटी तो उसका चेहरा तकरीबन सफ़ेद पड़ गया था। ऐसा फरहत ने महसूस किया जैसे वो कुछ छुपा रही हो। फरहत, तुम? ज़बरदस्ती मुस्कुराते उसे पूछने लगी, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? उसके सवाल को नज़रअंदाज करते वो करीब गया और नींद भरी आंखों से इस्तफसार करने लगा। लहजा हर एहसास से आ रही था। वो मैं माहम का अचानक फ़ोन आ गया तो मैं यहाँ बात करने आ गई। उसे याद आ रही थी मेरी। मसलसल चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए अनफाल खुशियानी होती गोया हुई, मगर फ़रहत किसी तरह मुतमईन ना हुआ था, इसलिए दोबारा बोला, माहम की कॉल थी तो तुम रूम में भी सुन सकती थी। यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? उसके अगले सवाल पर अनफाल ने नफ़रत भरी आंखों से उसे देखा। उसकी आंखों में मौजूद अपने लिए नफ़रत फ़रहत पहचान न सका था। जो शख्स सलसबील मुस्तफ़ा की आंखों में अपने लिए मोहब्बत न देख सका, वो अनफाल की आंखों में मौजूद नफ़रत क्या खाक देखता? वो, तुम सोए थे ना, तो तुम्हारी नींद ना खराब हो जाए, बस इसीलिए मैं यहाँ कमरे में आ गई। अनफाल ने उसके सीने से लगते कहा। वजह अपने चेहरे के तासुरात उससे छुपाना चाहती थी। फरहत ने उसके गिर्द अपने एक बाजू का हिसार बांधा और उसे लेकर बाहर को बढ़ गया। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे और माहम के दरमियान कभी नहीं बनती, तो उसका इस वक्त फ़ोन कैसे आ गया? हैरत है। कमरे से बाहर निकलते फरहत ने आम से लहजे में कहा। उसकी बात पर तो अनफाल सुलग ही उठी थी। फिर झटके से उससे दूर होती बदतमीजी से बोली, कहना क्या चाहते हो आखिर तुम? खुल के कहो ना कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, या इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि मैं माहम से नहीं किसी और से बात कर रही थी। वो क्या कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस वक्त अनफाल की मिसाल भी कुछ ऐसी ही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अनफाल, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? फरहत ने संजीदगी से जवाब दिया। तो फिर क्या कहना चाहते हो? उसने कदरे ऊंची आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं। गहरा सांस लेते वो उकताए हुए लहजे में बोला और कमरे की तरफ चला गया, और उसके पीछे ही अनफाल भी। कमरे में आकर फरहत वापस बिस्तर पर लेट गया और पेशानी पर एक बाजू रखे छत को घूरने लगा। अनफाल भी उसके साथ ही आकर बैठ गई थी। हम शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, और ना ही तुम मुझे हनीमून पर लेकर गए हो। बेड ग्राउंड से टेक लगाकर उसने जुबान से शिकवा किया, जबकि आंखें और हाथ फ़ोन चलाने में मसरूफ़ थे। उसके शिकवे पर फरहत ने पेशानी से बाजू हटाया और गर्दन मोड़कर एक नज़र उसे देखा, जो फ़ोन पर कुछ टाइप कर रही थी। वो पूछना चाहता था कि रात के इस पहर वो किसे मैसेज कर रही है, मगर कुछ देर पहले के दिए उसके शदीद रद्द अमल पर उसने ये सवाल नहीं किया, बल्कि दिल को ये समझाकर खुद को खामोश रखा कि वो ज़रूर माहम को मैसेज कर रही होगी। ले जाऊंगा तुम्हें भी, जहाँ तुम कहोगी, फरहत ने नरमी से उसे कहा। उसकी बात पर अनफाल ने झटके से फ़ोन से सर उठाया और मकड़ू मुस्कुराहट लिए उसे देखा और पूछा, क्या सच में? फरहत ने सर को हल्की सी जुम्बिश दी। तो फिर हम कल ही चले? नहीं, अभी नहीं जा सकते हम, मगर 2 माह तक ज़रूर ले जाऊंगा। 2 माह? अनफाल ने हैरत से उसे देखा। मुझे अभी अभी प्रमोशन मिली है अनफाल, इसलिए मैं अभी छुट्टियां नहीं ले सकता। 2 माह तक चलेंगे हम, जहाँ तुम कहोगी, उसने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, अनफाल ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा, मगर उसकी अगली ही बात पर फरहत के लिए बाइसे हैरत थी। हम पेरिस जाएंगे, वो कदरे बेसब्र होकर बोली। उसकी पेशकश पर फरहत आंखों में हैरानगी लिए खामोशी से उसे देखने लगा। फिर वो गहरा सांस लेता उठ के बैठा और बेड ग्राउंड से टेक लगा गया। अनफाल, उसने अनफाल का हाथ थामा और नरमी से उसे पुकारा, जो नासमझी से उसे ही देख रही थी। अभी मैं इतना कामयाब नहीं हुआ कि तुम्हें बैरूने मुल्क लेकर जा सकूं, मगर मैं काम में अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, और एक दिन हम बैरूने मुल्क भी ज़रूर घूमने जाएंगे। उसकी बात पर अनफाल ने गुस्से से उसका हाथ झटका।
तो तुम्हें क्या लगता है मैं किसी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की की तरह शादी के बाद तुम्हारे साथ मरी घूमने जाऊंगी? तमस्कराना अंदाज में उसने फ़रत से पूछा। उसके जवाब पर फ़रत तासुफ से उसे देखने लगा और बोला, अनफाल, हमारे मुल्क के नॉर्दर्न एरियाज़ बैरून मुल्क से भी ज़्यादा खूबसूरत है और ज़रूरी नहीं वहाँ सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही जाते हैं। रहने दो और अपनी मुहिब्बे वतनी अपने पास रखो। मुझे कहीं नहीं जाना। फ़ोन लॉक करती, तकिए के नीचे रखती लेट गई, मगर फ़रत को खुद को खाली नज़रों से देखता पाकर फ़ौरन गुस्से से करवट बदल गई, जैसे वो उसकी शक्ल मज़ीद नहीं देखना चाहती थी। ठीक है, तुम नाराज़ मत हो, हम पेरिस ही जाएंगे, मगर मुझे उसके लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा। तब तक हम कहीं और चलेंगे। उसके करीब खिसकते उसके कंधे पर हाथ रखकर फ़रत ने उसे प्यार से कहा, जो शायद नाराज़ हो गई थी। रहने दो, मैं नहीं जा रही कहीं भी। ये जुमला तुम उस सलसबील को कहते तो दौड़ कर जाती तुम्हारे साथ, मगर मैं अनफाल मज़र हूँ। नीम दराज हुई अनफाल ने हनोज आंखें बंद किए हकारत से कहा, फ़रत, मुझे पूरा इस्लामाबाद देखना है। फिर हम मरी, फिर नतिया गली, अयूबिया, माल रोड, हर जगह पाकिस्तान के तमाम पहाड़ी इलाके देखने हैं मुझे। अनफाल के सलसबील के जिक्र करने पर दूर कहीं उसके जहन में पुरानी याद का अक्स उभरा और सलसबील की शरीर आवाज़ समाज से टकराई। फ़रत ने ज़ब्त से आंखें बंद करके खोली और अनफाल के कंधे पर धरा उसका हाथ पीछे हुआ। उस सलसबील ने जिब्रील दाऊद से शादी कर ली है। देखा कैसे इतने अमीर कबीर अरबपति आदमी को उसने कैसे चुटकियों में अपने जाल में फंसाया और 1 महीने के अंदर अंदर उससे शादी कर ली। फ़रत, जिसके चेहरे पर सलसबील की याद आ जाने पर नर्म तासुरात थे, अनफाल की याद आई उस बात पर फ़ौरन तासुरात पथरीले अंदाज में तब्दील हो गए। उसने झट से आंखें खोली और अनफाल को देखा। हमेशा की तरह उस पर अनफाल का कहा गया झूठ गालिब आ गया। फ़रत ने झटके से अनफाल को कंधे से खींचकर उसका रुख अपनी तरफ किया। वो इस अफ़ताद के लिए तैयार न थी। उसके शदीद रद्द अमल पर बौखला गई और अपना कंधा उसे चटकता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले वो उसे कुछ सुनाती फ़रत की लहू हुई आंखें देखकर खामोश हो गई, हरलक तर कर गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने सलसबील का जिक्र मत किया करो। समझ नहीं आती तुम्हें एक बार? उसका जबड़ा अपने पंजे में थामकर फ़रत ने हद दर्जा गुस्से से कहा और आखिर में धाड़ उठा, जिस पर अनफाल मज़ीद डर गई। उसे कोई जवाब न देते देख उसने झटके से उसका चेहरा छोड़ा और उठ के कमरे से बाहर चला गया। पीछे अनफाल नफ़रत से उसे जाता हुआ देखती रही। जाहिल, घटिया इंसान, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। तुम उस सलसबील के ही लायक थे। अपना दुखता जबड़ा सहलाती वो बड़बड़ाने लगी। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त तो हो चुकी है मुकम्मल। आप सबसे बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ, काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी मैंने आज किस्त को पढ़ने में। काइंडली दरगुजर कीजिएगा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। 1-2 लोग कमेंट करते थे, अब वो भी कमेंट करना छोड़ गए हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।